ताल भवन भाग 1 में आपने देखा विक्रम अनुज की बात ना मानकर ताल भवन में चला जाता है और मोहिनी उसे मोह लेती है, जिसके कारण विक्रम देवनगर में बेहोश होकर गिर जाता है और वेद जी जो बात बताते हैं वह वाकई भयानक और डरावना होता है। क्या बताते हैं वेद जी उस मोहिनी के बारे में? क्या विक्रम ठीक हो पाएगा? देवनगर के लोगों को हो जाएगा उस मोहिनी से खतरा? ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए अंत तक देखते रहिए ताल भवन में मृत्यु। जैसे वेद जी विक्रम के गले को देखता है तो गले में हरानुमा गोल आकार की धब्बा बनी होती है और इस दृश्य को देखकर वेद जी का रूह कांप जाता है। देवनगर के लोग क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं पाते हैं। वेद जी जो बातें विक्रम को देखकर देवनगर के लोगों को बताता है वह वाकई डरावना और भयानक होता है। वेद जी सहमे और आश्चर्य से कहते हैं यह हरानुमा निशान तभी उभर के आता है जब ताल भवन की स्त्रियां अपने हवस मिटाने के लिए किसी पुरुष को चुनते हैं और किसी ऐसे ही पुरुष को ताल भवन की स्त्रियां मोह लेती है जो उसमें कोई खास बात या कुछ विशेष गुण हो। वेद जी 10 साल पुरानी एक घटना को बताते हुए कहते हैं एक बार ऐसे ही बाहर से आए एक लड़का ताल भवन में चला गया था, वो भी बिना अनुमति के, और उसके छाती पे ऐसे ही हरानुमा गोल आकार का धब्बा बन गया था। देवनगर के लोगों पर इस वक्त घोर संकट छाया हुआ है। तभी एक व्यक्ति वेद जी से प्रश्न करता है वेद जी क्या इसका कोई इलाज नहीं है? क्या विक्रम अब मर जाएगा? इस पर वेद जी धीरे से बोलते हैं इसका इलाज है, लेकिन मुश्किल और इसमें खतरा बहुत है। कैसा खतरा? वेद जी से व्यक्ति बोलता है विक्रम ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे ताल भवन के पास पहाड़ी ताल के किनारे रात होते ही छोड़ आना होगा और सुबह विक्रम ठीक हो जाएगा, अन्यथा विक्रम मर जाएगा। लेकिन इसमें भी एक दुविधा है। कैसी दुविधा वेद जी? एक व्यक्ति फिर बीच में बोल पड़ता है दुविधा यह है कि विक्रम ठीक हो जाएगा इसका कोई प्रमाण नहीं है, वह मर भी सकता है। लोग इस बात पर और सहम जाते हैं। वेद जी बताते हैं कि वहाँ की मोहिनी वापस आ गई है, इसी कारण से विक्रम के गले पर हरानुमा गोल धब्बा बन गया है। क्या मोहिनी वापस आ गई है? एक व्यक्ति से कहता है और देवनगर के लोग डर में कांप जाते हैं। एक व्यक्ति वेद जी से प्रश्न करते हुए पूछता है वेद जी वह स्त्री क्यों ऐसे करती है और ताल भवन का क्या राज है? इस पर वेद जी थोड़ा शांत हो जाते हैं और बताते हैं ताल भवन को ठाकुर ज्ञानवंत ने बनवाया था। वेद जी बताते हुए कहते हैं यह बहुत पुरानी इतिहास है, जब यहाँ ठाकुर ज्ञानवंत का निवास हुआ करता था। तब एक दिन ताल भवन में एक फकीर आता है और रात ज़्यादा हो जाने के कारण ठाकुर ज्ञानवंत उसे रुक जाने के लिए कहता है। ठाकुर ज्ञानवंत जी का एक सुंदर पुत्री होती है जिसका नाम तान्या होती है। तान्या सुंदर, सुशील और आकर्षित दिखने वाली कन्या होती है। तान्या को देखकर किसी का भी नियत डगमगा जाए, इतना सुंदर थी। तब उस घनघोर काली रात में आया हुआ फकीर का बुरी नज़र उस कन्या पर पड़ती है और फकीर उस कन्या को देखकर इतना मोहित होता है, उसे फकीर अपने हवस मिटाने के लिए कहता है। ये बात तान्या को हजम नहीं होता है और फकीर जब जबरदस्ती ही तान्या से करने लगता है, तब तान्या डर और गुस्सा से उस आए हुए फकीर को चाकू से हमला कर देती है और वह फकीर मरते हुए तान्या को भी मार देता है। यही वजह था ताल भवन की विनाश के लिए। यहीं से ताल भवन का विनाश आरंभ हो गया था। जब एक घटना लोगों को पता चलता है तो कई प्रकार की बातें होने लगती हैं। समय बीतता गया और ठाकुर ज्ञानवंत का निधन हो गया, लेकिन आज भी ताल भवन में तान्या की आत्मा रहती है और जो भी पुरुष ताल भवन में बिना अनुमति या बुरी नज़र डालता है तो तान्या की आत्मा ताल भवन की किसी भी स्त्री में समा जाती है और पुरुष का
हालत कुछ विक्रम जैसा हो जाता है। अब मोहिनी की आत्मा ही विक्रम को बचा सकती है। इतना बात करते करते रात और काली हो जाती है। विक्रम की हालत नाजुक एवं और गंभीर होते चला जाता है। लोग रात को बैलगाड़ी से विक्रम को ताल भवन के निकट पहाड़ी ताल के पास छोड़ने जाते हैं और पहाड़ी ताल के पास विक्रम को छोड़ के घर वापस आ जाते हैं। अनुज इस घटना को मौन होकर चुपचाप सा देख रहा होता है। अनुज दुखी होता है विक्रम की ये हालत देखकर। रात इस वक्त काफी गहरी और काली होती है। उधर विक्रम पहाड़ी ताल के निकट लाश की तरह सोया होता है और देवनगर में अनुज अपने दोस्त की ये दुर्दशा को सहन नहीं कर पाता है। अनुज काली रात में मां को कुछ बताए बिना घोड़े में ताल भवन की ओर चला जाता है। अनुज डर और चिंता में आगे बढ़ने लगता है। अपने दोस्त की चिंता में अनुज सुबह का इंतजार नहीं करता है और पहाड़ी ताल के पास जाने लगता है। अनुज जब ताल भवन के पास पहाड़ी ताल के निकट पहुंचने ही वाला होता है, तभी स्त्रियों की खिलकारियां सुनाई पड़ती है। स्त्रियां बहुत ही कोमल और मधुर स्वर में हंसती हुई सुनाई पड़ती है। आधा पहाड़ आने को है। रात इस वक्त काफी ज्यादा होता है। पहाड़ी ताल के सुंदर फूलों में जुगनू चारों ओर बिखरे होते हैं, मानो काली रात में कोई लालटेन दिखा रहा हो। अनुज घोड़े को एक पेड़ में बांधने लगता है। जब अनुज घोड़े को बांधने लगता है, तभी अचानक से डरावना और अजीब आवाजें सुनाई पड़ती है। अनुज के हाथ से घोड़े की रस्सी डर से छूट जाती है और घोड़ा डरते हुए देवनगर की ओर वापस लौट जाता है। अनुज इस वक्त बहुत डरा और सहम जाता है। अनुज घोड़े की परवाह न करते हुए पहाड़ी ताल की ओर आगे बढ़ता है। अनुज अकेला और डरा हुआ आगे बढ़ने लगता है। चारों ओर सन्नाटा शांत वातावरण फैला होता है। अनुज की एक एक कदम अनुज को खुद डर लग रहा था और आहट सा सुनाई पड़ता था और पहाड़ी ताल से स्त्रियों की हंसने की आवाज। अनुज एक झाड़ी में छुपा हुआ पहाड़ी ताल की ओर निहारते हुए देखता है तो ताल भवन की सुंदर और आकर्षित दिखने वाली स्त्रियां इस वक्त इतनी काली रात में हंसते हुए नहाती रहती है। अनुज झाड़ी के नीचे बैठ जाता है और डरा हुआ शांत होकर इस दृश्य को अपनी आंखों से देखता हुआ सोचता है, इतनी आधी रात में यह स्त्रियां यहाँ क्यों नहा रही हैं? वो भी अनुज सोचते हुए पहाड़ी ताल में स्त्रियों को निहारते ही जा रहा था। अनुज को यहाँ आए काफी वक्त हो चुका था। स्त्रियां हंसते हुए घनघोर काली रात में नहाते ही चली जा रही थी और अचानक अनुज को सुंदर लेप और इत्र की खुशबू आने लगता है। अनुज अकेला और डरा सामा झाड़ी के नीचे यह सारी दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा होता है। स्त्रियों की हंसने की खिलकारियां अनुज चुपचाप सा मौन होकर सुनते जा रहा था और अनेकों प्रकार की लेप इत्र का खुशबू अनुज स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। तब अनुज अपनी निगाहें उस ओर करता है जिधर विक्रम को देवनगर के लोग छोड़ के आए थे। अनुज यह देखकर सहम जाता है। अनुज देखता है कि विक्रम को स्त्रियां नहाते हुए विक्रम के शरीर को वस्त्रहीन करके उसके कोमल शरीर पर हल्की हाथों से लेप लगाती हुई दिखाई पड़ती है। अंधेरा ज्यादा होने के कारण अनुज ठीक से देख नहीं पाता है, लेकिन जो अनुज देखता है वह वाकई डरावना और भयानक दृश्य होता है। एक तरफ स्त्रियों की हंसने की खिलकारियां और दूसरी ओर विक्रम को वस्त्रहीन करके उस पर लेप लगाती स्त्रियां। अनुज यह देखकर कुछ समझ नहीं पाता है और आश्चर्य से इस दृश्य को अनुज मौन होकर झाड़ी से देखता रहता है। स्त्रियां की हंसने की मधुर आवाज अनुज शांत होकर सुनते ही जा रहा था और अनुज इस दृश्य को देखकर डरा और सहमा हुआ होता है। तभी अनुज को पीछे से किसी की चलने की आहट सुनाई पड़ती है, मानो कोई स्त्री अपने कोमल पैरों पर मधुर आवाज गूंजने वाली पायल को बांधकर छम छम चल रही हो। इधर स्त्रियों की मधुर खिलकारी और अनुज के पीछे पायल पहने छम छम की आवाज। अनुज डर जाता है और पीछे देखने की हिम्मत अनुज में इस वक्त होता नहीं है। अनुज की शरीर इस वक्त मरने के समान हो गया होता है, जिसे अनुज हिलाना तो चाहता है लेकिन हिला नहीं पा रहा हो। अनुज को आभास होने लगता है कि पायल की छम छम की आवाज अनुज के पीछे ही निकट आ गई हो। इस बार अनुज बहुत ही प्रयत्न के बाद पीछे अचानक मुड़ के देखता है तो अनुज देखता है कि उसके पीछे कोई नहीं है। अनुज देखता है सिर्फ और सिर्फ घनघोर जंगल और काली रात है
अनुज पीछे यह देखते ही रहता है कि अचानक स्त्रियों की मधुर स्वर अचानक बंद हो जाती है। अचानक सभी स्त्रियों की हंसने की आवाज बंद हो जाने के कारण अनुज तुरंत और आश्चर्य से पहरी ताल की ओर अपनी निगाह कर लेता है। जब अनुज पहरी ताल की ओर निगाह करता है तो जो दृश्य अनुज देखता है उसको देखकर अनुज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अनुज देखता है पहरी ताल में कोई स्त्री ही नहीं है। अनुज देखते हुए अपने आप में धीरे बड़बड़ाने लगता है। अरे अभी तो यहाँ स्त्रियाँ हंसते हुए नहा रही थी, लेकिन कुछ पल में ही स्त्रियाँ यहाँ से कहाँ गायब हो गई। अनुज इस वक्त और डर जाता है और झाड़ी से इस दृश्य को निहारते हुए व्याकुल हो जाता है। जब अनुज विक्रम की ओर देखता है तो अनुज देखता है कि विक्रम जहाँ सोया होता है इस वक्त विक्रम वहाँ नहीं होता है। अनुज यह देखकर कहता है, अरे अभी तो विक्रम नहीं सोया था, लेकिन अचानक से स्त्रियाँ भी गायब और विक्रम भी। इस बार अनुज बिना डरे जोर से बोल उठता है। अनुज की आवाज पहरी ताल तक पहुंच जाता है और अचानक सा पहरी ताल की पानी खोलने लगता है। पानी में हलचल होने लगता है और विक्रम की चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। अनुज इस बार इतना डर जाता है कि वह समझ नहीं पाता है कि वह क्या बोल दिया हो और अनुज अपने आप से ही कहने लगता है, ये क्या हो रहा है? विक्रम की चीखने की आवाज कहाँ से सुनाई दे रहा है? क्या विक्रम को स्त्रियाँ जिंदा करके तड़पा रहे हैं? क्यों विक्रम इतना चीख रहा है और पहरी ताल की पानी क्यों उबल रही है? मुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अनुज झाड़ी के पास बैठे देखते हुए कहता है और अनुज काली रात में देवनगर की ओर भागने लगता है। अनुज भागते हुए किसी चीज से टकराकर गिर जाता है, जिसके कारण अनुज की एक हाथ में मोच आ जाता है। अनुज झट से उठता है और वापस से देवनगर की ओर जाने लगता है। सुबह होने को है। देवनगर के लोग परेशान और चिंतित होकर विक्रम ठीक हो जाए इसके लिए दुआ करने लगते हैं। वेद जी देवनगर के लोगों को सलाह देते हुए कहते हैं, सुबह हो गया है, विक्रम को कुछ पता नहीं लग रहा, चलो ताल भवन के पास चलते हैं। और डरे सहमे देवनगर के लोग ताल भवन के निकट ताल भवन के सामने देवनगर के लोग भीड़ इकट्ठी करके खड़े हो जाते हैं। तभी सामने से निरंजन आती है और कहने लगती है, तुम लोग भीड़ बनाकर यहाँ क्यों आए हो? चलो जाओ यहाँ से, जानते नहीं हो बिना अनुमति के पुरुष यहाँ नहीं आ सकते। इस बात पर वेद जी बड़ी कोमल और विनम्र निवेदन करते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं, देवी हम बस विक्रम के हाल पता पूछने आए हैं। हम जानते हैं जो आपके शरण में हो उसे कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। वेद जी ताल भवन की जादुई माया से भली भांति परिचित होते हैं, इस कारण से बड़ी विनम्र पूर्ण कहते हैं। इस बात पर निरंजन कहती है, इस प्रश्न का उत्तर हम देवनगर में आके देंगे। आप लोग यहाँ से जाओ, हम कुछ समय बाद देवनगर जाएंगे। यहाँ रुकना आप लोगों के लिए मुनासिब नहीं है। निरंजन से बात करने की किसी का भी हिम्मत नहीं होता है और वेद जी ही बात करते हैं। निरंजन के बात को काट दे देवनगर के लोगों में इतना साहस कहाँ। वेद जी धीरे और विनम्र पूर्ण कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा देवी, हम आपका प्रतीक्षा करेंगे। और सारे देवनगर के लोग वापस लौट जाते हैं। ताल भवन का विनाश अब आरंभ हो रहा था। वेद जी 85 साल के बुजुर्ग होते हैं, इसी कारण से उसे ताल भवन की कुछ कुछ बातें मालूम होता है। जब देवनगर में वापस लौट जाते हैं तब एक व्यक्ति वेद जी से प्रश्न करते हुए पूछता है, वेद जी क्या निरंजन देवनगर में आके विक्रम को लौटा देगी? इसका उत्तर वेद जी के पास नहीं होता है, इसी कारण से वेद जी कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन तभी एक व्यक्ति वेद जी से दोबारा प्रश्न करते हुए पूछता है, वेद जी ठाकुर ज्ञानवंत जी का पत्नी के बारे में नहीं सुना है? उसकी पत्नी कौन है जो इतनी मायावी और तेजस्वी पुत्री तान्या को जन्म दी थी? वेद जी एक बना हुआ चबूतरा में बैठ के बताते हुए कहते हैं, ठाकुर ज्ञानवंत जी का पत्नी का कोई नाम नहीं था और ना ही कोई ये जानता था कि वह कहाँ की है और कहाँ से आई है। यह बात आज भी एक रहस्य बनकर बंद किताब की तरह अनसुलझी बनी हुई है। उसका कोई नाम नहीं था। उसका कोई नाम नहीं था और वो कहाँ से आई थी किसी को मालूम नहीं है। ये कैसा राज है वेद जी? एक व्यक्ति बीच में आश्चर्य से बोल उठता है। वेद जी से एक व्यक्ति निवेदन करते हुए कहता है,
वेद जी कृपया उस ताल भवन के ठाकुर ज्ञानवंत जी का पत्नी के बारे में विस्तार से बताएं। वेद जी बताते हुए कहते हैं, यह बात काफी पुरानी है। जब मैं बहुत छोटा सा था और मेरे दादा मेरे को बताया करते थे उस ताल भवन के बारे में। एक दिन की बात है, ज्ञानवंत जी के पास 29 बकरियां हुआ करती थी और उसकी देख रेख के लिए ठाकुर ज्ञानवंत जी एक व्यक्ति ताल भवन में रखे थे जिसका नाम सुक्खू था। सुक्खू हट्टा कट्टा दिखने वाला नौजवान लड़का था। सुक्खू को लोग बांसुरी के नाम से भी जानते थे। सुक्खू इतना मधुर बांसुरी बजाता था कि कोई भी व्यक्ति उसकी बांसुरी की धुन में नृत्य कर उठे। तो इसी कारण से ठाकुर ज्ञानवंत जी ने ताल भवन में नृत्य कला आरंभ किए थे। सुक्खू कोमल हृदय और शांत रहने वाले व्यक्ति थे। सुक्खू गरीब था लेकिन दिल की बहुत अमीर। सुक्खू ठाकुर ज्ञानवंत जी का 29 बकरियां को अकेला ही चरा लेता था। एक बार क्या होता है, जब सुक्खू बकरियों को जंगल की ओर चरा रहा था तो सुक्खू बांसुरी बजाता था और बकरियां शांत होकर चारा चरती थी। वेद जी बताते हुए कहते हैं कि जब सुक्खू बकरियां चराते हुए बांसुरी बजाता था तब उसके पीछे एक अप्सरा आके नाचती थी और जब सुक्खू बांसुरी बजाना बंद कर देता था तब वह अप्सरा उड़ जाती थी। सुक्खू पहले तो समझ नहीं पाया कि यह कौन है जो मेरे बांसुरी बजाते ही नाचने लगती है और जब मैं बांसुरी बजाना बंद करता हूँ तो वह कहाँ चली जाती है और कहाँ गायब हो जाती है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक चला और सुक्खू अंत में ठाकुर ज्ञानवंत जी को यह बात बताते हैं। ठाकुर ज्ञानवंत जी यह सारी बात सुन के एक ज्योतिष को बुलाता है और सारी बात को ज्योतिष ध्यानपूर्वक सुनता है। ज्योतिषी बताता है कि वह स्त्री एक अप्सरा है, लेकिन कहाँ से आई है ज्योतिषी नहीं बता पाता है। जब एक दिन सुक्खू बकरियों को जंगल में चरा रहा होता है तब ठाकुर ज्ञानवंत जी ज्योतिषी के साथ एक पेड़ के पीछे छुपकर उस अप्सरा का इंतजार करने लगते हैं। तब सुक्खू अपनी बांसुरी के मधुर तान छेड़ता है। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद वह अप्सरा उड़ते हुए आती है और मधुर बांसुरी के स्वर में नाचने लगती है। तब ज्योतिषी मंत्र के जरिए से उस अप्सरा को कैद कर लेता है और उसे ठाकुर ज्ञानवंत अपने भवन ताल भवन में ले जाता है। अप्सरा के पास एक लाल रंग का वस्त्र होता है जिससे वह उड़ा करती थी। अप्सरा उस वस्त्र के बिना नहीं उड़ सकती थी। ठाकुर ज्ञानवंत उस वस्त्र को अप्सरा से लेकर ताल भवन के एक सुनसान सा रहस्यमय कमरे में छुपा देता है जिसे ढूंढना किसी की बस में नहीं होता है। वो अप्सरा बहुत प्रयत्न करती है उस वस्त्र को लेने की, लेकिन ज्ञानवंत जी उस वस्त्र को नहीं देता है। लोग कई प्रकार की बातें करने लगते हैं। कोई बोलता है कि ये चुड़ैल है तो कोई आत्मा। कोई लोग बताते थे कि ये मायावी प्रेत आत्मा है। ठाकुर ज्ञानवंत जी उस अप्सरा को जाने नहीं देते हैं। आखिर क्यों ठाकुर ज्ञानवंत जी उस अप्सरा को जाने नहीं देते हैं? क्या वह अप्सरा वापस जा पाएगी या ठाकुर ज्ञानवंत उसे ताल भवन में कैद करके रखेंगे? क्या अप्सरा को अपनी मायावी वस्त्र मिल पाएगा या वह यहीं कैद होकर रह जाएगी? क्या है उस अप्सरा की अतीत की कहानी? क्यों ठाकुर ज्ञानवंत उसे जाने नहीं दे रहे हैं? अब क्या होगा उस ताल भवन में? क्या विक्रम ठीक हो पाएगा या निरंजन देवनगर में आके विक्रम को लौटा देगी? क्या ताल भवन का विनाश निकट आ गया है? क्या है ठाकुर ज्ञानवंत और उस अप्सरा की कहानी? ऐसे ही दिमाग चकरा देने वाले अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक और अनसुलझे रहस्यों से भरी कहानी के साथ। ताल भवन।